हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कैश मेमोरी के बारे में। तो सबसे पहले आपका ये सवाल होना चाहिए कि कैश मेमोरी एक्चुअली होती क्या है। आपने कैश के बारे में सुना भी होगा और आई थिंक कभी कभी फोन में जो एक्स्ट्रा जंक होता है वो हमेशा कैश में से डिलीट करते हैं आप। तो आप लोग को अगर कैश का मैं इस्तेमाल पूछूं तो टेक्निकली आपको लगेगा कि एक्स्ट्रा स्पेस रोकने के लिए कोई चीज है जो हमारे फोन में यूज होती है, पर एक्चुअल में जो कैश है उसका काम काफी इंपॉर्टेंट है। और उसका जो ये काम है उसी की वजह से हमें कोई भी डेटा इजीली और जल्दी हमारे फोन में या हमारे पीसी में अवेलेबल होता है। तो अगर मैं कहूँ कि कैश का इस्तेमाल क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो कैश सबसे पहले साइज में बहुत छोटी होती है, यानी एज कंपेयर टू अवर मेन मेमोरी और अपने जो सेकेंडरी मेमोरीज एग्जिस्ट करती है हमारे सिस्टम्स में, उसके कंपेयर में कैश बहुत छोटी होती है, टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी यानी कोई भी डेटा उसमें परमानेंटली स्टोर नहीं किया जाता और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट अपने जो कैश मेमोरी होती है उसकी स्पीड लगभग जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं अपने प्रोसेसर के अंदर उस स्पीड से काम करता है, और उसके टिपिकल साइजेस लगभग केबीज में होती है। यहाँ पे मैंने दो साइजेस मेंशन की है, 128 केबी और 256 केबी। अब अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि कैश की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, तो सबसे पहले इसमें टाइम बचता है। सपोज मैं कहूँ कि हम कैश यूज कर रहे हैं, तो जो कैश की पोजीशन है वो हमारे मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में होती है। तो अगर कैश की अगर आप डिस्टेंस देखेंगे सीपीयू से, तो वो एज कंपेयर टू मेन मेमोरी कम है। तो ऑब्वियसली जो भी डेटा फेच करना है अगर वो कैश से मिलता है तो वो डेटा जल्दी हमें मिल जाता है, तो हमारा जो टाइम होता है वो काफी हद तक बच जाता है। अब अगर मैं कहूँ कि कैश मेमोरी का जो इंपॉर्टेंस है उसका मेमोरी हायरार्की में अगर आप देखेंगे, तो सबसे ज्यादा जो स्पीडेस्ट मेमोरी है यानी फास्टेस्ट कंपोनेंट अगर मेमोरी हायरार्की का कोई है तो वो है हमारी कैश मेमोरी। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए डायग्राम लिया है, आप देख सकते हैं मेन मेमोरी है, कैश है और सीपीयू है। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैश मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में एग्जिस्ट करता है। जो साइज आप ध्यान से देखेंगे तो मेन मेमोरी की साइज है 32 KB, वाइल कैश की साइज है 512 बाइट्स। तो आप देख सकते हैं कि कैश की साइज कितनी कम है एज कंपेयर टू मेन मेमोरी। अगेन यहाँ पे वर्ड साइज देखने की चीज है कि वर्ड साइज मेन मेमोरी और कैश की दोनों की ही सेम है, यानी अगर मैं एक एड्रेस पे मेन मेमोरी में 12 बिट का डेटा रखूंगी तो कैश में भी मैं अपने एक एड्रेस पे 12 बिट का डेटा ही स्टोर कर सकती हूँ। अब हम देखेंगे कि हम कैश में वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जब भी अगर मैं कहूँ कि आप कैश में डेटा सर्च कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या होगा। सपोज आपने अपने लैपटॉप या पीसी में कुछ टाइप किया है, तो वो जो डेटा आप एक्सेस करने के लिए सीपीयू जब काम करता है तो सबसे पहले कभी भी वो डेटा कैश में सर्च करता है। अब ये कैश मेमोरी का एक इंपॉर्टेंस ये है कि जो डेटा आप काफी ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कोई अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट है उसका काम किससे होता है, स्प्रेडशीट से। तो अगर वो कोई स्प्रेडशीट का डेटा ढूंढेगा तो वो कैश में अवेलेबल होगा, क्योंकि कैश हमेशा ऐसे डेटा को स्टोर करती है जो आप काफी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। अगर वो डेटा कैश में मिल गया तो डायरेक्ट हमारी जो मेमोरी है वो कैश मेमोरी से डेटा सीपीयू में चला जाएगा, और अगर नहीं मिला तो फिर वो अपनी मेन मेमोरी से वो डेटा को रीड करेगा और उसी डेटा को वो कैश में भी कॉपी कर लेगा। तो ये प्रोसेस होता है हमारी कैश की बेसिक ऑपरेशन का। अगर मैं कहूँ कैश में आप कितना डेटा रखते हैं, तो ऑब्वियसली कैश की साइज बहुत कम होती है, तो आप कैश में पूरा का पूरा डेटा स्टोर नहीं करते, पर जो उसका मेन कंपोनेंट है जो आप यूज करते हैं उतना डेटा ही आप कैश में कॉपी कर लेते हैं। अब ये जो कैश मेमोरी होती है उसमें आप लगभग 1 वर्ड से 16 वर्ड्स तक का डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगेन जो अभी मॉडिफाइड कैश होती है उसमें आप थोड़ा और एक्स्ट्रा डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि हमारा जो कैश है उसकी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हमें क्या क्या मिलते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे टर्म्स है जो बताते हैं कि हमारी कैश हमारे लिए कितनी यूजफुल है। तो सबसे पहले जो हमारा टर्म है वो है हिट। तो हिट क्या बताता है, सपोज जैसे मैंने कहा कि अगर आप कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हैं तो प्रोसेसर क्या करता है, उस डेटा को कैश में ढूंढने जाता है। तो सबसे पहले अगर वो कैश में ढूंढने गया है उस पर्टिकुलर डेटा को और अगर वो कैश में अवेलेबल है तो वो हमारा हिट कहते हैं हम उसे। तो ये जो हिट क्या डिफाइन करता है कि वेन एवर अ डेटा दैट इज सपोज टू बी फाउंड इज अवेलेबल इन कैश देन इट इज कंसिडर्ड एज हिट। अब उसका ऑपोजिट हो जाएगा मिस। तो मिस में क्या होता है, सपोज कोई डेटा रिक्वेस्ट किया गया है, यानी कोई डेटा आपने सर्च करने की ट्राई की है तो हमारा प्रोसेसर कैश में गया ढूंढने,
लेकिन उसको वो डेटा कैश में नहीं मिला, तो अब वो क्या करेगा, हमारा जो सीपीयू है वही डेटा मेन मेमोरी में लेने जाएगा। तो जब हमारे कैश में डेटा ढूंढते हैं पर नहीं मिलता है सीपीयू को, तब उसे हम कहते हैं मिस। अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कैश मेमोरी के लिए, वो होता है हिट रेट, जिसे हम हिट रेशियो से भी डिफाइन करते हैं। तो हिट रेशियो क्या होता है, द नंबर ऑफ हिट्स अपॉन नंबर ऑफ हिट्स प्लस मिसेस। तो ये क्या डिफाइन करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है कैश की। यानी अगर आप कैश मेमोरी यूज कर रहे हैं, तो जैसे कि अगर आपको कैश के बारे में पता होगा, कैश काफी एक्सपेंसिव भी है। तो अगर आप कोई इतनी इम्पोर्टेंट और एक्सपेंसिव चीज किसी सिस्टम में लगा रहे हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे ये जो हिट रेशियो होता है, ये हमें उसकी परफॉर्मेंस बताता है। अगर मैं कहूँ मिस रेट, तो ऑपोजिट होता है हिट रेट का। जैसे अगर हिट है, सपोज मैंने कहा कि अगर मैं कोई टर्म को 100 बार अपने कैश मेमोरी के थ्रू सर्च करने जा रही थी, अगर उसमें 90 बार हिट हुआ है मेरे सिस्टम में, यानी मुझे 90 बार डेटा मिल गया है, तो मैं हिट रेशियो कैसे निकालूंगी, 90 और 10 मिसेस हुए हैं, तो अगर मैं डिवाइड करूंगी तो 90 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 10, तो वो हिट प्लस मिस का जो सम हो जाएगा वो हम डिवाइड करेंगे, तो आपको 0.9 का हिट रेट मिलेगा। यानी आपको 90% कैश की एक्सेसिबिलिटी या आपको उसकी अचीवमेंट देखने मिलेगी। तो अगर मैं कहूँ मिस रेट क्या है, तो उसका ऑपोजिट यानी 10%, 1 माइनस अगर आप 90 करते हैं 100 में से, तो आपको 10% मिस रेट मिल जाएगी। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टर्म जो हम देखते हैं वो होता है हिट टाइम। तो हिट टाइम क्या होता है, अब सपोज आपने कोई डेटा कैश में सर्च किया, आपको अगर कैश मेमोरी से ही वो डेटा डायरेक्ट सीपीयू में ले जाना है, तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा क्योंकि ये बहुत फास्ट होती है। पर अगर वो डेटा कैश में अवेलेबल नहीं हुआ, तो वो जो डेटा है सीपीयू कैसे ढूंढेगा, मेन मेमोरी से लेके आएगा। तो जो टाइम लगता है कोई भी डेटा को सर्च करने से लेकर वापस हमारे पास अवेलेबल होने तक, उसे हम कहते हैं हिट टाइम। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कैश के अंदर अगर मेरा जो एक्सेस टाइम है, यानी जो उसका टाइम है जितने में वो डेटा डिलीवर करता है, वो 100 नैनो सेकेंड है, और मेन मेमोरी का डिलीवरी टाइम है 1000 नैनो सेकेंड। तो सपोज अगर कोई डेटा कैश में अवेलेबल है, तो उसका जो हिट टाइम है वो क्या हो जाएगा, 100 नैनो सेकेंड। पर अगर वही डेटा कैश में अवेलेबल नहीं है और वो डेटा मेन मेमोरी से एक्सेस टाइम के थ्रू आएगा, तब हमारा हिट टाइम हो जाएगा 1000 नैनो सेकेंड। अब यहाँ पे एक और टर्म जो काफी इंपॉर्टेंस का है वो है मिस पेनल्टी। मिस पेनल्टी अगेन क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कभी कभी डेटा कैश में अवेलेबल नहीं होता, तो उस टाइम पे अगेन प्रोसेस तो हमेशा वही होता है कि कभी भी हमारा सीपीयू, हमारा प्रोसेसर डेटा सबसे पहले कैश में सर्च करता है। अगर कैश में डेटा नहीं मिलेता तो ही वो मेन मेमोरी को एक्सेस करता है। अब ये मिस पेनल्टी क्या बताता है कि सपोज कोई डेटा आपने सर्च किया, वो कैश में अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे 100 से नैनो सेकेंड्स तो वेस्ट हुए हैं हमारे। अब वो डेटा फिर से प्रोसेसर मेन मेमोरी से लेके आएगा, यानी उसका एक्सेस टाइम भी लगेगा, यानी 1000 नैनो सेकेंड। तो यहाँ पे जो ओवरऑल टाइम होगा हमारे डेटा के सर्च करने से लेके डेटा अवेलेबल होने तक, वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 1000 नैनो सेकेंड प्लस 100 नैनो सेकेंड, यानी 1100 नैनो सेकेंड। वो क्या हुई हमारी मिस पेनल्टी। यानी जब भी डेटा कैश में अवेलेबल नहीं होता तो हमारे दो टाइम ऐड हो जाते हैं। एक होता है हमारा जो मिस रेट का, जो हमारे मिस होने का टाइम है वो, प्लस दूसरा जो हमारा हिट टाइम होता है वो। यहाँ पे अब हम एक मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, यानी हमारी जो कैश मेमोरी है उसके अंदर डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस डायग्राम में एक हमारी सीपीयू की चिप है और दूसरी साइड हमारी कैश मेमोरी का एक बेसिक सा ब्लॉक डायग्राम है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो कैश मेमोरी होती है उसमें एक डायरेक्टरी के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। यानी जैसे हमारी नॉर्मल जो हमारी मेमोरी होती है उसमें एड्रेस होते हैं, हमारी कैश मेमोरी के अंदर एड्रेस हमारे टैग के फॉर्म में स्टोर होते हैं, और ये टैग हमारी डेटा मेमोरी के कॉरेस्पॉन्डिंग काम करते हैं। यानी जो आप एड्रेस मेन मेमोरी में रखते हैं वो हमारी कैश मेमोरी में टैग के फॉर्म में स्टोर होगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी हमारा फ्रीक्वेंटली यूज डेटा है वो हमारी कैश डेटा मेमोरी में अवेलेबल किया जाता है।
यहाँ पे जो हमारा डेटा होता है वो स्मॉल पेजेस के फॉर्म में स्टोर होता है, उसको हम कहते हैं कैश ब्लॉक्स। यानी एक टैग के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई कैश का ब्लॉक होगा जो डेटा मेमोरी में रखा है। जैसे ही आप उस पर्टिकुलर डेटा को सर्च करते हैं, हमारा सीपीयू डायरेक्टली कैश मेमोरी में अगर वो डेटा अवेलेबल है तो वो हमें लाके देता है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ, जैसे मैंने कहा कि उस ब्लॉक का एड्रेस क्या होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टैग। अगर मैं इस पूरी चीज को, टैग्स को, अगर बहुत सारे टैग्स हैं मेरे पास और उन सबको मैं अगर एक साथ बोलना चाहूँ तो उस ग्रुप ऑफ टैग्स को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टरी। अब ये हुई हमारे कैश की बेसिक मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की बात। तो अब यहाँ पे एक सवाल ये भी होना चाहिए कि ये कैश जो बनाई गई है हमारी मेमोरी, इसके एक्चुअल में जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किससे इंस्पायर हुआ था। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी। अब ये प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी को मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आप वार्डरोब में आपके जो कपड़े होते हैं वार्डरोब में अरेंज कर रहे हैं, तो अगर मैं कहूँ कि आपके पास ऐसे कपड़े हैं जो आप रेगुलरली नहीं पहनते, यानी जैसे कोई फंक्शन में आप कपड़े पहनते हैं जो साल में शायद 1 या 2 बार आता है, और कुछ ऐसे कपड़े हैं जो आप रेगुलरली यूज करते हैं यानी डेली रूटीन लाइफ में, तो आप उन कपड़ों का अरेंजमेंट कैसे करेंगे। ऑब्वियसली अगर मैं कहूँ कि आपके जो नए कपड़े हैं आप उसको कहीं ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे उनको ज्यादा एक्सेस ना करने पर भी वो बिगड़े ना। लेकिन जो आपके रेगुलर कपड़े हैं आप उनको इस तरह से रखेंगे आप उसको फटाफट ले सके ताकि आपको रेगुलरली यूज करने में उसको दिक्कत ना हो। अब जो हमारी कैश मेमोरी है वो उसी प्रिंसिपल पे काम करती है। यानी काफी रिसर्च के बाद एक चीज प्रूव की गई थी। ये चीज क्या थी कि अगर हम लोग देखेंगे कि जो टिपिकल प्रोग्राम्स होते हैं, यानी आपका कोई भी पीसी का सिस्टम जब रन होता है तो उस पर्टिकुलर पीसी के अंदर एक जो हमारे प्रोग्राम का रिपीटेटिवनेस है वो काफी कॉमन देखने मिलता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर कोई सीए का लैपटॉप है यानी कोई चार्टेड अकाउंटेंट है उसका काम स्प्रेडशीट के साथ होता है, तो ऑब्वियसली जब भी वो पीसी ओपन करता है तो वो सबसे ज्यादा किस डेटा को सर्च करता है, स्प्रेडशीट्स को। तो उसका जो लोकलाइज डेटा है यानी ऐसा डेटा वो जनरली यूज करता है उसमें क्या आ जाएगा, स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे जो लोकेलिटी का प्रिंसिपल है वो वही बताता है कि अगर टिपिकल नंबर ऑफ जो लार्ज प्रोग्राम्स हमारे अवेलेबल होते हैं उनको जब मेमोरी में सर्च किया गया तो उन्हें ये देखने मिला कि जो हमारा डेटा है जो हम यूजुअली यूज करते हैं उसको हम एक पर्टिकुलर एरिया में ही यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है तो आपने देखा होगा काफी बार उसी डेटा को हम डेस्कटॉप पे रख देते हैं ताकि उससे क्या होगा कि जब भी आप उस फाइल को एक्सेस कर रहे हैं तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल है जो हम मेंटली बनाते हैं दैट इज एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी या प्रिंसिपल ऑफ रेफरेंस। यानी ऐसी कोई चीज जो आप ज्यादा यूज करते हैं आप ऐसे ट्राई करेंगे कि वो आपको इजीली और जल्दी मिल सके। इसी प्रिंसिपल पे हमारी कैश का यूज किया जाता है। यहाँ पे कैश क्या करता है कि आप ऐसा डेटा जो काफी फ्रीक्वेंटली यानी ज्यादातर यूज करते हैं उस डेटा को कैश क्या करती है आपके मेन मेमोरी से पहले लाके रख देती है। उससे क्या होता है कि जब आप उस डेटा को एक्सेस करते हैं तो नॉर्मल चीजों की कंपेयर में वो डेटा आपको इजीली और जल्दी अवेलेबल हो जाता है। यानी आपका जो फास्ट और स्मॉल मेमोरी हमारा जो कैश है उसको यूज करने से क्या होगा, आपका ओवरऑल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम का जो टाइम होता है वो बच जाएगा। तो यही हमारे प्रिंसिपल और लोकेलिटी से इंस्पायर होकर हमारी कैश का डेवलपमेंट किया गया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो मेमोरी हायरार्की में जब कैश को बनाया गया था तो उसके अंदर अगेन वही फीचर है। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप पीसी ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपके डेस्कटॉप पे जो ओपन होता है आपके जो मेन फीचर्स होते हैं वही ओपन होता है। तो ऑब्वियसली जो कैश मेमोरी में डेटा स्टोर्ड है वो कौन सा डेटा स्टोर्ड होगा, जो आप यूजली ज्यादातर यूज करते हैं। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि हमारे पास लोकेलिटी के क्या क्या डायमेंशन होते हैं तो हमारे पास 3 तरह की लोकेलिटी होती है। एक होती है टेम्परल लोकेलिटी, दूसरी होती है स्पेशल लोकेलिटी और तीसरी होती है सीक्वेंशियल लोकेलिटी। अगेन ये लोकेलिटी के डेप्थ का थोड़ा टॉपिक है जो हमारे इस टॉपिक में एक्चुअली इंक्लूड नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमें सिर्फ नाम से मतलब है। तो अगर आपको कोई पूछे कि हमारे पास किस तरह की लोकेलिटीज अवेलेबल है तो आप ये 3 लोकेलिटीज का नाम आपको पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे राइटिंग इनटू कैश। तो जैसे मैंने कहा कि हमारा जो मेन मेमोरी का डेटा होता है जब भी हम एक्सेस करते हैं वो कैश में
कॉपी हो जाता है। पर इसकी भी कुछ टेक्निक्स होती है कि हमारा डेटा कैश में कैसे कॉपी होगा। तो हम यहाँ पे दो टेक्निक्स देखने वाले हैं। यहाँ पे जो हमारी कैश की राइटिंग प्रोसेस होती है उसका रीड और राइट ऑपरेशन काफी ज्यादा बैलेंस्ड होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि अगर आप डेटा को हर बार मॉडिफाई कर रहे हैं तो वो हर बार डेटा मेन मेमोरी में भी मॉडिफाई हो और कैश में भी मॉडिफाई हो। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस डिसाइड की गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो सबसे पहली मेथड आती है वो है राइट थ्रू मेथड। यहाँ पे क्या होता है कि सपोज आपका जो डेटा है वो मेन मेमोरी से अगर आप चेंज कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैंने कहा कि कोई फाइल कैश में अवेलेबल नहीं थी, अब वो फाइल आपने मेन मेमोरी से एक्सेस की, उस फाइल को आप जब ले रहे हैं या उसको मॉडिफाई कर रहे हैं तो वो मॉडिफिकेशन जितना मेन मेमोरी में मॉडिफाई हो रहा है उतने ही साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ कैश में भी मॉडिफाई होता है। तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं राइट थ्रू प्रोसेस। यानी जितनी बार आपका डेटा मॉडिफाई होगा मेन मेमोरी में, उसी के साथ साथ वो डेटा कैश में भी मॉडिफाई हो जाएगा। इससे क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो हमेशा अपडेटेड रहता है। तो आपका ये जो प्रोसेस होता है ये एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट अपडेट का प्रोसेस है जो आपके मेन मेमोरी और कैश को अपडेटेड रखता है विद पैरेलल टर्म्स। अब एक और मेथड जो होती है वो होती है राइट बैक मेथड। अब ये राइट बैक मेथड में क्या होता है, यहाँ पे ओनली कैश अपडेट होती है जब आप राइट प्रोसेस करते हैं। यानी सपोज आप एक फाइल ओपन कर रहे हैं, मैंने आज एक फाइल ओपन की, आप समझ लीजिए मैंने एक MS वर्ड की एक फाइल ओपन की। मैंने जब वो फाइल ओपन की तो उसका जो मॉडिफिकेशन होगा उसमें जब मैं मॉडिफिकेशंस कर रही हूँ तो वो कंसिस्टेंटली मॉडिफाई होगा कैश मेमोरी के अंदर, पर वही मॉडिफिकेशन मेन मेमोरी में अभी तक अवेलेबल नहीं होगी जब आप राइट बैक मेथड में काम कर रहे हैं। अब सपोज दूसरे दिन मैंने अगेन मॉडिफाई किया तो वहां पे फिर से मॉडिफिकेशन हो रहा है। इस तरह से जब भी आप कोई डेटा कंटिन्यूसली मॉडिफाई कर रहे हैं तो कैश मेमोरी क्या करती है, वहां पे एक फ्लैग इंडिकेट कर देती है और उससे क्या पता चलता है कि ये डेटा कंसिस्टेंटली अपडेट हो रहा है। अब सपोज वो फाइल जो मेरी कंप्लीटली मॉडिफाई हो चुकी है और मैं अब उसको यूज नहीं करने वाली हूँ, तो कैश मेमोरी का एक प्रोसेस होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो डेटा कैश मेमोरी से बाय डिफॉल्ट डिलीट हो जाता है। यानी कोई मेमोरी में 90 डेज का गैप होता है। यानी सपोज कोई फाइल आपने आज ओपन की, उसके विद इन 90 डेज में आपने उसको वापस ओपन नहीं किया तो वो डेटा कैश मेमोरी से अपने आप डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा था राइट बैक मेथड में तो डेटा सिर्फ कैश मेमोरी में ही मॉडिफाई हुआ है, तो वो मेन मेमोरी में कैसे जाएगा। तो कैश मेमोरी क्या करती है कि उसको फ्लैग से इंडिकेट कर देगी। अब सपोज आपने एक बार जो मॉडिफिकेशन कर दिया है उस मॉडिफिकेशन के बाद आपने वो फाइल यूज नहीं की तो ऑब्वियसली जब वो डेटा कैश से डिलीट होने वाला है तब वो अपने आप डेटा मेन मेमोरी में अपडेट कर देगा। यानी जितने भी चेंजेस हुए थे कैश मेमोरी के अंदर वो फाइनल चेंजेस मेन मेमोरी में हो जाएंगे और फिर वो डेटा कैश मेमोरी से डिलीट होगा। तो ये जो हमारी प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं राइट बैक मेथड। अब ये राइट बैक मेथड क्यों डेवलप हुई ये समझिएगा। हमने जैसे लास्ट जो हमारी मेथड थी राइट थ्रू मेथड, उसमें देखा था कि हर बार मॉडिफाई हो रहा था हमारा डेटा कैश में भी और मेन मेमोरी में भी। तो ऑब्वियसली जो कनेक्शन होती है कैश और मेन मेमोरी का उसमें ट्रांसफर बहुत ज्यादा होता है, जबकि कभी कभी एक बार हमारा मॉडिफिकेशन हुआ है हम उसी चीज को बार बार मॉडिफाई कर रहे हैं, तब राइट थ्रू मेथड में हमारा काफी जो टाइम होता है हमारे पीसी का वो वेस्ट होता है क्योंकि उसको दोनों जगह पे मॉडिफाई करना पड़ता है। पर राइट बैक मेथड में क्या हो रहा है कि आप जो भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं वो कैश स्टोर कर ले रही है और जब उस पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन को कंप्लीटली सेव कर लेंगे तभी वो डेटा मेन मेमोरी में जा रहा है। तो ऑब्वियसली जो हमारे सीपीयू का जो एक्स्ट्रा वर्किंग है वो यहाँ पे बच जाता है। तो हम ये राइट बैक मेथड को भी काफी प्रेफर करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैश इनिशियलाइजेशन, यानी कैश चालू कैसे होती है। अब मैंने कहा जैसे हमारे सीपीयू के साथ ही कनेक्टेड है मेन मेमोरी भी और कैश भी, पर जो हमारी मेन मेमोरी और कैश मेमोरी है उनका वर्किंग स्टाइल काफी अलग होता है। आपकी जो कैश मेमोरी है कब इनिशिएट होती है, यानी सबसे पहले आपका कैश जो मेमोरी है अपनी नॉर्मल मेमोरी जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ऑब्वियसली जब आप पीसी को या आपके लैपटॉप को या फोन को जब ऑन करते हैं तो बाकी मेमोरीज के साथ हमारी कैश मेमोरी भी चालू हो जाती है। पर
पर यहाँ पे हमारा जो लोडिंग प्रोसेस है वो थोड़ा अलग होता है। यानी अगर मैं कैश को ऑन कर रही हूँ तो सपोज अगर मैं कहूँ कि इनिशियली उसमें कोई डेटा अवेलेबल है तो नहीं, वो एक्चुअली उसके मेमोरी के अंदर कोई भी वैलिड डेटा, अगेन आप मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, उसमें वैलिड डेटा नहीं होता। यानी कैश में कुछ ऐसा डेटा होता है जो अवेलेबल है पर एक्चुअल में वो यूजफुल डेटा नहीं है। यानी हमारी कैश हम टेक्निकली खाली है ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो कैश होती है उसके साथ एक बिट लगाई जाती है। यानी सपोज आपका कोई 8 बिट का आप डेटा कैश में स्टोर कर सकते हैं तो उसके साथ एक बिट दी जाएगी। जैसे कि मैंने कहा कैश जब इनिशियलाइज होती है या ऑन होती है उसके अंदर कोई नॉन वैलिड डेटा होता है, यानी ऐसा डेटा जो हमारे काम का नहीं है, तो सिस्टम को क्या पता कि उस डेटा के साथ क्या करना है। तो इसमें कैश के लिए एक स्पेसिफिक फीचर होता है कि यहाँ पे हमारे वैलिड डेटा और इनवैलिड डेटा को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे वैलिड डेटा के साथ एक वैलिड बिट दी जाती है जिससे हमारी कैश इजीली डेवलप कर लेती है कि ये डेटा काम का है और ये डेटा काम का नहीं है। अब यहाँ पे जो हमारे डेटा, अगर मैंने कहा जैसे कैश चालू हो रही है और सारा डेटा हमारे काम का नहीं है तो उसके जितनी भी वैलिड बिट्स है वो जीरो रहेगी। तो इससे क्या होगा, सपोज आपकी मेन मेमोरी से कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो अगर कोई अपना सीपीयू प्रोसेसर हमारे जब कैश में सर्च करेगा तो वैलिड बिट जीरो है तो उस पर्टिकुलर डेटा को जो रैंडम है उसको कंसिडर नहीं करेगा। और कब तक कंसिडर नहीं करेगा, जब तक हमारी वैलिड बिट 1 नहीं हो जाती। तो जब हमारा सिस्टम ऑन होता है ऑब्वियसली कैश में जो डेटा होता है वो एक्चुअली गार्बेज डेटा है, यानी कुछ काम का नहीं है। फिर जब आप डेटा सर्च करना स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने कोई फाइल सर्च की, स्प्रेडशीट सर्च की, वर्ड सर्च किया, तो जैसे जैसे आपका डेटा मेन मेमोरी से एक्सेस होता है वो डेटा कैश में भी मॉडिफाई होता है और जो हमारा इनवैलिड डेटा था उसको रिप्लेस करता जाता है। तो जब वो इनवैलिड डेटा को रिप्लेस करता है तो उसकी वैलिड बिट अब क्या हो जाएगी, सिंस हमने डेटा सर्च किया है तो वो वैलिड बिट अब 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो सिस्टम है कैश के अंदर जितनी भी 0 बिट के जो इनवैलिड डेटा होते हैं उसको 1 बाय 1 हमारे वैलिड यानी यूजफुल डेटा से रिप्लेस कर लेगा। कब तक, जब तक हमारी कैश पूरी तरह फिल नहीं हो जाती। अब हम देखेंगे कैश के अंदर जो हम ये प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप मेन मेमोरी से डेटा ला रहे हैं तो वो कैश में भी कॉपी होगा, सीपीयू में भी कॉपी होगा, फिर दूसरी बार जब आप डेटा लेंगे तब वो कैश से अवेलेबल होता है। तो ऑब्वियसली इसके लिए कुछ तो टेक्निक्स होती होगी जो इस कैश की मैपिंग को इजी बनाए। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ टेक्निक्स होती है जिसकी हेल्प से हम लोग कैश को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी कैश है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि आप जब भी ये सर्च कर रहे हैं या फिर आपका डेटा जो भी आप अवेलेबल कराना चाहते हैं वो इजीली अवेलेबल हो, यही कैश का मेन इस्तेमाल है। तो यहाँ पे जब हम टाइम वेस्ट ना हो ऐसी टेक्निक यूज करते हैं तो हमारे पास 3 तरह की टेक्निक्स है जो कैश मेमोरी के मैपिंग प्रोसीजर में यूज होती है। यानी जब आप कैश को मेन मेमोरी से कनेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ टेक्निक्स यूज होती है, यानी मैपिंग होती है। मैपिंग यानी एक डेटा जो मेन मेमोरी में था वही डेटा कैश में भी अवेलेबल होगा। तो ये जो मैपिंग प्रोसेस होती है हमारे पास इस तरह की 3 प्रोसेसर्स है। तो सबसे पहले आता है एसोसिएटिव मैपिंग, फिर है डायरेक्ट मैपिंग और तीसरा है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो ये जो तीनों टेक्निक्स है इसकी हेल्प से हम इजीली कैश के अंदर मेन मेमोरी का डेटा कॉपी करते हैं और फिर हमारा जो सीपीयू है वो डेटा डायरेक्ट कैश मेमोरी में ढूंढ के यूज कर लेता है। ये जो टेक्निक्स है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये जो टेक्निक्स अभी हमने देखी है इन तीनों टेक्निक्स को हम डिटेल में समझेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। उस लेक्चर में मैं आपको एक एक एग्जांपल के थ्रू इन सारे टेक्निक्स का इंपॉर्टेंस समझाऊंगी और कैसे इसमें टैग्स लगते हैं, इंडेक्स फील्ड्स होती है, वो सब भी दिखाऊंगी। और भी इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पीपीटी को आप डाउनलोड करने के लिए हमारे ब्लॉगस्पॉट origins conglomerate.blogspot.com पे जा सकते हैं। थैंक यू।